आपने एक और खतरनाक सवाल की बात की थी, मैंने कहा था वो नहीं करना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐड था, मेरा गोरा होने का सपना सच हुआ। सोच आती थी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जख्मी होगी पोपो? नहीं, वो नहीं जख्मी हुई, उनका दुपट्टा थोड़ा सा फट गया होगा। इज्जत पे बात आ गई अब। नहीं। उसके बाद से मैंने फिर जब तीसरी और आखिरी शादी की ना, तौबा कर ली। उस समय मैं ड्रोन को ऐसे हाथ से गिम्बल की तरह उसको मैंने यूज किया। मैंने कहा ये सही तरीका है। ज़रार के सेट से आप भागे क्यों थे? सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कौन सी वीडियो थी? जाके न्यूज़ पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि उस वक्त बेवकूफ़ बनाते रहे आवाम को। VPN यूज करते हैं? मैं ट्विटर चलाता हूँ। यूट्यूब से कितने पैसे कमाए ऑन अली खोसा ने? मेरा भी दिल करता है मैं भी डेली ब्लॉगर्स की तरह करोड़ 1.5 करोड़ कमाऊं। भाई वो अपनी फैमिली बेच रहे हैं, आप दूसरों की फैमिली बेच रहे हैं। तो जो फिल्म्स में काम कर रहा हो और फिर लड़की बारिश के नीचे नहा रही हो, उसको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। मैं सीधी लफ्जों में बात कहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा मेरा बेटा देखे। ऑन को कभी मोहब्बत नहीं हुई? अच्छा, मैंने वापस घर भी जाना है। स्पेसिफिक एक कमेंट मुझे याद है जिसपे मैं रो पड़ा था। लड़के ने मुझे कहा कि मेरे फादर जो है ना, वो आपको वीडियोस देखा करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। रिसेंटली खबरों की जीनत बनने वाले यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर ऑन अली खोसा आज सुनो पॉडकास्ट के मेहमान हैं। यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग करने वाले लोगों को ऑन अली खोसा ने क्या कहा? इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है। ऑन अली खोसा की सबसे पहले वायरल वीडियो कौन सी थी? ऑन अली की शादी लव मैरिज थी या अरेंज? ऑन अली खोसा यूट्यूब से कितना कमाते हैं? ऑन अली खोसा यूके छोड़कर पाकिस्तान क्यों लौट आए? ये तमाम बातें जानने के लिए सुनो पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे छाए हुए थे, हर जगह तस्वीर लग रही थी। वेलकम ऑन अली खोसा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम कहते हैं और जी आयानु कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, पॉडकास्ट में आए हैं। मुझे ये बताइएगा पहले तो कि आपने इतने मुश्किल से वक्त क्यों दिया हमें? लोग सुनना चाह रहे थे, हमारा पॉडकास्ट में भी वो कई जगह पे आया था कि आप ऑन अली खोसा को बुलाएं, तो ज़रा बताएं क्या सीन है इतनी देर? कुछ नहीं, बस आपको पता है फ्रीलांसिंग में आप का कोई टाइम तो होता नहीं काम का, तो जितना आप काम करते जाते हैं तो कोई टाइम का आपको पता नहीं होता। 9 to 5 जॉब तो है नहीं, तो इस वजह से आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ज़्यादा। किस पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सही हो गया। अच्छा ऑन भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम अगर बात करें बचपन से, स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ, लड़कपन, और उसके बाद पढ़ा कहाँ से, कहाँ कहाँ पे रहे, कौन कौन से शहर में रहे, और फिर लाहौर कैसे आए, ये ज़रा स्टोरी तो बताएं लोगों को। मैं डेरा गाजी ख़ान की मेरी पैदाइश है और वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। FSC तक मैंने वहीं पढ़ा है। उसके बाद मैं 2003 में आई गेस लाहौर आ गया था और यहाँ मैंने कैट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जो प्री ACCA कोर्स होता है, वो मैंने किया था यहाँ से। और उसके बाद NCA से मैंने एक डिप्लोमा किया था वीडियो प्रोडक्शन में। अच्छा, हाँ जी, जो कि पूरा नहीं हो सका था अनफॉर्चुनेटली, बट 6 महीने का था वो, तो 5 महीने और कुछ दिन तो मैंने गुजारे थे उसमें। 15 दिन रह गए थे। हाँ, और आपने छोड़ ही दिया? हाँ। काम तो काफ़ी पहले से चल रहा था, प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ और करो। तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। सही। और उसके बाद मैंने फिर BA किया, MBA करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो मैंने BA किया, उसके बाद मैंने MBA किया मुल्तान से, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। सही हो गया। और उसके बाद फिर मैं बरतानिया चला गया, तो लाहौर में तो इतना ही था। उसके बाद बरतानिया चला गया, बरतानिया से आकर फिर मैंने बरतानिया कब गए? 2010 में, आप कह लें। अच्छा, 2010 में चले। हालात तब तो बड़े अच्छे थे बरतानिया के। हाँ जी, तब अच्छे थे, तब भी इतने अच्छे तो नहीं थे। क्योंकि उधर कुछ हालात बरतानिया में आई थिंक 2007 में कुछ ख़राब होना शुरू हो गए। स्लम तो पूरी 2008 में स्लम आया था पूरा। हाँ जी, जिसमें अब दुबई, UAE, मिडल ईस्ट जितना भी था वो भी इफेक्ट हुआ था, और बाहर भी कुछ उधर ना बॉम्बिंग्स हुई थी लंदन में। यस। तो उसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे उधर। ठीक है। हाँ जी। तो वापसी कब हुई? वापसी बस मैं अपनी मास्टर्स किया मैंने और उसके बाद मैं वापस आ गया। हालांकि मैं वहाँ रह सकता था, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना है फैमिली के पास और इधर ही कंट्रीब्यूट करता हूँ अपने मुल्क में। अच्छा, ये सोच थी? बिल्कुल। और अब? अब थोड़ा सोचता हूँ कि यार चलें उधर ही रह जाता तो लेकिन कोई नहीं, जो नसीब में लिखा हो। जो नसीब में लिखा हो वही होता है। अल्लाह के पास बेहतर प्लान्स होते हैं कोई ना कोई आपके लिए। अच्छा, बचपन अगर हम बात करें तो बचपने का आपने बड़ा जल्दी से स्किप कर दिया, और वो कैसा था? शरारती थे? अच्छा, नकल चोरी भी बताइएगा, किससे सीखी ये जो आप नकलें कर लेते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स कर लेते हैं, ये किससे सीखी? बचपन से ही काफ़ी शरारती था मैं, और स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें मैं हिस्सा लिया करता था, जो एनुअल फंक्शंस होते थे। बट आई वाज अ शाय पर्सन हमेशा से ही, आज भी
अच्छा। हाँ, नकलें भी उतारा करता था और उस वक्त एड्स चलते थे टीवी पर। एक ऐड था, मेरा गोरा होने का सपना सच हुआ। आहा। तो वो भी मैं उसकी कॉपी करता था, डिंग डोंग की, यानी पैरोडीज़ करता रहता था। बड़ा शौक था मुझे। और उस ज़माने में मैंने अपना पहला कैमकॉर्डर भी ख़रीदा था। अच्छा। मेरे मैथ्स के ट्यूटर थे, उनसे ख़रीदा था मैंने। अच्छा, मैथ के टीचर से खरीदा। हाँ, शुरू से मैथमेटिक्स के साथ आपका कोई लगाव रहा है? अगर बिल एंड तक देखें, एसीसीए फिर एमबीए, सब चीज़ों में मैथ कहीं ना कहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलेशंस। बिल्कुल भी नहीं। फिर मैथ्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कभी पसंद नहीं रही। मैथ्स और केमिस्ट्री मुझे कभी पसंद नहीं रही। तो बस ये है कि यानी आप जिस तरह का आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, ठीक है। आपको वही कुछ कर कुर के, जो वही बायोलॉजी, वही केमिस्ट्री, वही फिज़िक्स पढ़ पढ़ के आपने बाद में अपने रास्ते खुद तलाश करने होते हैं। सही कह तो रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई इस तरह जगह नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अच्छा ये कर लो। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं। यार, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मुझ पे भी काफ़ी प्रेशर था कि भाई डॉक्टर ये बनो। हाँ, डॉक्टर बनो। ज़ाहिर है माँ बाप का एक सपना होता है जी। और बिल्कुल आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं। ऐसे ही। बट मुझे पता था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर ज़ाहिर है आपने ऑप्शन देखनी है, ये नहीं करना तो चलो ये कोई नई चीज़ आई है, कैट, ये कोई एसीसीए नई चीज़ आई है, चलो ये कर लेते हैं। ट्रेंड के हिसाब से हाँ, चल रहा होता है कुछ। हाँ, तो उसमें गए तो फिर उधर देखा कि यार ये तो बड़ी ड्राई है, क्योंकि वो वही मैथ्स है ना। जी। तो फिर उसको छोड़ दिया। फिर एनसीए देखा, अच्छा हाँ, ये मेरी जगह हो सकती है। वो कहते थे आर्टिस्ट की जगह एनसीए। हाँ, एनसीए मुझे लगा कि ये मेरी जगह हो सकती है। तो लेकिन जब वहाँ पता लगा कि हाँ, ये जगह है, यहाँ मुझे रहना है, तो फिर वही प्रेशर्स आपको वापस बुला लेते हैं कि नहीं यार, अब ये नहीं करना, ये क्या काम कर रहे गलत हो? काम है। आपको पता है हमारे माशरे में आर्ट्स की वो जगह नहीं है, वो अहमियत नहीं है। तो फिर आपको कुछ और करना पड़ता है, फिर आप एमबीए कर लेते हैं। फिर मैंने एमबीए किया। वो भी अपनी मर्जी से नहीं किया, सॉर्ट हाँ, ऑफ। ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट ज़हन का बंदा, उसके लिए ये सब मेरे लिए बड़ी इर्रेलेवेंट चीज़ें होती थी। मुझे हमेशा से ये सोच आती थी, मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या है? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं जब भी बुक्स लेकर बैठता था ना, तो मैं इमेजिनेशन में खो जाता था। अच्छा। हाँ, घंटा-घंटा। तो वापस बुक पे आया, पहले ही लाइन पे ही खड़ा हूँ। तो ये मेरा हाल था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी उसकी तो एजुकेशन क्या की। सोचें चलती थी जब किताबें वगैरह खोलते थे, एमबीए जब पढ़ रहे थे, जो भी जिसमें आप देखिए, कहते हैं लॉस्ट हो जाता था? मैं उस वक़्त शायरी भी करता था। अच्छा, शायरी भी करते हाँ, थे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया, मुझे था कि मुझे सिंगर बनना है। तो उस वक़्त मैं मैट्रिक में ही एफएससी में मैं शायरी किया करता था, गाने लिखता था, अच्छा। गुनगुनाता भी था। बट वो फिर नहीं हो सका। अच्छा, ये जो स्टडी आपने की एज एमबीए भी और फिर उसके बाद एसीसीए भी, ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें करते रहे, लेकिन आर्टिस्ट के हिसाब से आपको कोई चीज़ नहीं मिली माशरे में, हुँ, इफ़ आई एम राइट। हुँ। तो फिर इसके बाद क्या सोचा, क्या करना है, पहली जॉब किधर की, सारे मामलात ये किस तरह से तय पाए? मुझे सिंगर बनने का शौक था, बट कुछ प्रेशर्स ऐसे थे, और जो होता है बेहतरी के लिए होता है। हाँ। मैंने आपको जैसे बताया कि इंसान ऑप्शंस ढूँढता है, अच्छा ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने अब क्या करना है? तो मैंने उसी के लिए एमबीए किया। ठीक एमबीए है। के बाद फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या थी मेरे पास? तो मुझे बाहर जाना था। तो अच्छा। मैं बाहर पढ़ने चला गया बरतानिया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। ठीक है, किस में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स ठीक है, किया। माशाल्लाह। हाँ जी। और मैंने वहीं से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी 2012 में ही, 4-5 साल फिर फ्रीलांसिंग की। ओके। मैं एज़ अ फ्रीलांस एकेडमिक राइटर। वेरी हालाँकि नाइस। राइटिंग बिल्कुल मेरी कोई स्किल नहीं थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग कहाँ से एकदम आ गई? हाँ, बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बल्कि जब मैंने आइल्स किया था, तो मेरा सबसे कम स्कोर जो था, राइटिंग में वो था? राइटिंग में था, और उसकी वजह से बाकी सारे स्कोर मेरा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, इस तरह होता है। बट एडमिशन तो हो गया। बट ये है कि फिर राइटिंग से ही मैंने काफ़ी साल, 4-5 साल मैंने अच्छा कमाया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। हुँ। और उसके बाद? उसके बाद फिर मैं जब वापस आ गया, और वापसी की वजह क्या बनी? घर वालों की याद भी आती थी। उन दिनों ना ये चल रहा था कि यार ये बस आखिरी ऑप्शन है। इसके बाद वो कोई बंद करने लगे थे, वो जो ठीक है। पीएसडब्ल्यू होता है कुछ, जी, आई जी, डोंट नो, जी, आई जी। डोंट रिमेंबर। ठीक है। वो बंद करने लगे थे और फिर ये आखिरी मौका था। तो उसके लिए बस ये था कि वो डिसर्टेशन जो आपकी होती है, वो आपको जल्दी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है। तो मैंने वो जल्दी कंप्लीट भी कर ली, बट मैंने सबमिट नहीं कराई टाइम पे। मैंने अपने टाइम पे ही कराई, क्योंकि मुझे पीएसडब्ल्यू, मैंने कहा यार ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। अपने मुल्क जाता हूँ, वहीं जाके कंट्रीब्यूट करता हूँ, यहाँ रह के क्या करना है। फिर ज़ाहिर है हालात भी उस वक्त अच्छे थे, जी। ऐसे हालात नहीं थे पाकिस्तान के। तो मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे क्यों रहना है वहाँ।
तो इसलिए मैं वापस आ गया। सही हो गया। अच्छा, फिर वापस आके क्या किया? जॉब नहीं, मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा था। तो की शुरू से फ्रीलांसिंग ही? शुरू से फ्रीलांसिंग ही की थी मैंने, और उस वक्त उधर मेरे यूके का अकाउंट था मेरा, ठीक है, तो वहीं मेरे पैसे आते थे। वेरी तो वहाँ नाइस। से मैं एक दोस्त को ट्रांसफ़र करता था जो उधर ही होते हैं, ठीक है, अभी भी उनसे दोस्ती है। वेरी नाइस। वो पैसे मुझे फिर भेजते हैं अभी भी? नहीं, अब तो ख़त्म हो गया सिलसिला, 4-5 साल मैंने किया, अच्छा, फिर वो छोड़ दिया। मैं ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करता था, वो फिर मुझे भेजते थे निकलवा के भेज देते हाँ, थे। वो फिर यूके से मुझे पाकिस्तान में सही, भेजते थे। सही हो गया। तो ये मैंने किया 4-5 साल। उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर वही एक अंदर का जो आर्टिस्ट था वो कहीं ना कहीं तंग कर रहा था। अनकंफर्टेबल हो रहा था कि हम्म, यार ये क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने क्योंकि मैं अच्छा कमा रहा था, ठीक है, तो मैंने फिर बीच में शादी भी कर ली, और फिर मैंने इक्विपमेंट ख़रीदना शुरू कर दिया। चीज़ें खरीदनी शुरू हाँ, कर दी। कैमरा और अपना सिस्टम बनाया मैंने, हम्म, लाइट्स ली। तो फिर मैंने, अब मुझे था कि मैं अब क्या करूं? हम्म, तो मैंने कोई दोस्त यार, कोई ताल्लुक़, किसी ने कांटेक्ट कर लिया, यार शॉर्ट फिल्म बना दो। तो मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स प्रोजेक्ट्स शूट करने शुरू कर दिए। हाँ, शॉर्ट फिल्म्स ठीक की, है, कुछ एक आध म्यूज़िक वीडियो कर ली। मैंने शादियाँ भी कवर की। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत तो बल्कि शादी से हुई। ठीक है, मैं चिन्योट गया शादी एक कवर कवर करने। करने। हाँ जी, तो एक मैंने ड्रोन भी लिया नया-नया, फैंटम 4, वाह, और कैमरा भी था मेरे पास। तो मैं अकेला, वो शादी मैंने पूरी अकेला कवर की। अकेले कवर की? कोई अकेले कवर, टीम नहीं थी ऑन की? कुछ भी नहीं था। ड्रोन भी खुद किया। कैमरा रख के हुँ, और फिर दोबारा से ड्रोन को उड़ाते थे और वो पूरी कवरेज। बिल्कुल भागना दौड़ना, कभी ये कभी वो। और अब चिन्योट की सड़क पे रश है, दोपहर की शादी है, सड़क पे रश ही रश है। ऑन साहब ड्रोन उड़ा रहे हैं, वाह, और ड्रोन अब कहीं खो गया। पहली फ्लाइट है मेरी ड्रोन की, ड्रोन नज़र नहीं आ रहा, ड्रोन आगे निकल गया है, क्योंकि अच्छा, बारात आ गई है। ठीक है। तो मैं रक्षा पे बैठ गया, रक्षा जा रहा है, अब मैं वहीं से कंट्रोल कर रहा हूँ ड्रोन को। क्या बात फिर है। बिजली की तारें हैं बीच में, आहा, तो वो बड़ा मसला था मेरे लिए। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। फिर तंग गलियों में ड्रोन उड़ा रहा हूँ। फुल उस टाइम एंजॉय करते करते फुल ये कवरेज भी हो रही थी। हाँ, एन्जॉय तो नहीं, बस ये है कि बड़ा मुश्किल काम था। खैर वो कर ली मैंने, अच्छा हो गया, शुक्र है। फिर एडिट भी खुद किया सारा। वाह, उसके बाद 2 शादियाँ और मैंने कवर की। हम्म, उसके बाद मैंने बस कर दी। क्यों? दूसरी शादी जो थी ना, तंग आ गए थे कि बच्चे साइड पे हो जाओ, बच्चों साइड पे हो जाओ, कह हाँ, कह हाँ। के अच्छा, एक शादी ये में वाला सीन भी था ना? ये भी था। अच्छा, इससे बड़ा मसला ये था कि एक शादी पे मैं ड्रोन उड़ा रहा था, हाँ, तो अब ना वो जो क्या कनाते कहते हैं, हाँ जी, तो वो अब ये तो काफ़ी ऊपर है ना। तंबू के नाते। हाँ, ये काफ़ी ऊपर है ना जी, आपका लेवल। वो इतना था कि बस आप खड़े हो जाओ कि आप लग रहे होगे ऊपर। ठीक है, अब उसमें ड्रोन कैसे उड़ाया जाए? बिल्कुल। अब मैं उसमें ड्रोन उड़ा रहा हूँ। इतने में क्या हुआ कि दूल्हा-दुल्हन आए स्टेज पे, कोई उनकी फूफो आई, वो जज़्बाती हो गईं, वो दौड़ती हुई आई, सीधा मेरी ड्रोन में बज गईं। हाय हाय पप्पो। अच्छा, ड्रोन इस लेवल पे उड़ रहा है, नीचे ज़मीन के लेवल पे उड़ रहा है। तो तो वो ड्रोन उनके किसी साड़ी में या दुपट्टे में फँस गया। हाय 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 हाय, अब जख्मी होगी पप्पो। नहीं, वो नहीं ज़ख्मी हुई, उनका दुपट्टा थोड़ा-सा फट गया होगा। इज्जत पे बात आ गई अब। नहीं, 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 नहीं। इज़्ज़त पे नहीं, मेरे फाइनेंसेस पे बात आ गई। अच्छा, अब मुझे ड्रोन, मेरी तो जान निकल गई। वही हो ना, दुपट्टा हमेशा खराब हो गया। वो 1.5 लाख का ड्रोन था मेरा। अब मैंने उसको साड़ी भी बचाना, महंगी हो सकती है ऑन भाई। पता नहीं, दुपट्टे की एक वो थोड़ी-सी फट गई थी, तो उसका क्या है। खैर मैंने ड्रोन को जाके पकड़ लिया, ये टूट ना जाए। उसके फिर जो पर होते हैं, प्रोपेलर्स होते हैं, वो मेरी उसने काट दिया मेरी उँगली को। अच्छा हाँ, जी, थोड़ा ज़ख्म आ गया, बट ये कि मैंने उसको बचाने के लिए पकड़ लिया। वेरी नाइस। उसके बाद से मैंने फिर जब तीसरी और आखिरी शादी की ना, तौबा कर ली। उसमें मैं ड्रोन को ऐसे हाथ से गिम्बल की तरह उसको मैंने यूज़ किया। मैंने कहा ये सही तरीका है। तो कि इतना डर पड़ गया था कि ड्रोन ना किसी की और साड़ी ना फाड़ दे। फिर एक मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा था, उसमें ड्रोन उड़ाया, तो वो ड्रोन को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अपने हवास हवास भागता खो हो गया। बैठा, और वो जाके इधर होने लगा, तो मैंने उसको इधर किया, तो फिर वो कंट्रोल किया, तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया, उल्टा होके वो नीचे ज़मीन पे लगा। उसके बाद से उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे आज और तक। उसके बाद काम ही बंद कर दिया कि शादियां करनी ही नहीं कवर। शादियाँ, हाँ, शादियाँ फिर कवर नहीं की मैंने। तो फिर ऑन ने यूट्यूब कहाँ से स्टार्ट किया? और मैंने ये सुना है कि कैमरामैन बनने का शौक था। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी आपको बताया, मुझे ये तो तो था, ठीक है। हाँ, ये उसी का एक रास्ता था, क्योंकि मैं कैमरामैन बनना चाहता था, तो मुझे पता नहीं था कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है। तो ज़ाहिर है फिर मैंने अपना काम फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी, तो फिर मुझे कमाना भी था। ऑब्वियसली। तो फिर मैंने इसलिए ये शादियाँ कवर कर रहा था, कमाने के लिए, कुछ पैसे आ जाएँ। म्यूज़िक वीडियोज़ भी कुछ की मैंने, लेकिन जो मेरा गोल था, वो मुझे था कि मैंने डीओपी बनना है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर क्या किया कि मुझे था कि इसके लिए सबसे अच्छी जो जगह है, वो पाकिस्तानी सिनेमा है। तो फिर मैंने सिनेमा में कदम रखा, और पहली फ़िल्म थी, उसका नाम था रहम। ठीक है। उसमें सनम सईद साहिबा थीं, साजिद हुसैन या साजिद हसन उनका ठीक नाम है। है, एज वो डीओपी थे। आप काम कर रहे थे? नहीं, नहीं, नहीं,
नहीं, एज कैमरा? मैं तो वहाँ लाइटिंग देखने गया था कि ठीक है। लाइटिंग कैसे होती है। ठीक है। यूट्यूब पर तो मैंने बहुत देखा था, हम्म। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली देखना था, सही है। तो इसलिए मैं गया सिनेमा पे। और वहाँ फिर मैंने कैमरा क्रू के अंदर था, आई वॉज अ क्लैपर लोडर, ऑल राइट। वो वाला। ठीक है। तो बहरहाल वो टीम जो थी वो सारी यूके से आई थी, वेरी प्रोफेशनल पीपल। बहुत मुझे अच्छा लगा, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सब कुछ, और मुआवजा टाइम पे, हर चीज़ परफेक्ट थी। सही है। तो मैंने लाइटिंग सीखी, अल्लाह रखा साहब थे वहाँ गैफ़र, और मौला जट की भी लाइटिंग उन्होंने की है एज अ सही। गैफ़र। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। तो मैं बड़ा खुश था। उसके बाद मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, इसी में आगे जाना है। यहाँ यही रास्ता है ना कि आपने नीचे से ऊपर हाँ इस तरह बिल्कुल, जाना होता है। इसी तरह कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है आपको। हाँ, तो फिर अगली जो फिल्म थी वो थी ज़रार। अच्छा, ओ ज़रार। हाँ जी, ज़रार थी वो तो शान ज़रार के सेट से आप भागे क्यों थे? ज़रार के सेट से हाँ, क्या वो स्टोरी है इसकी? हमारे ज़राए ने हमें बताया है। देखें, ज़रार और जो रहम फिल्म थी ना, इन दोनों का हिसाब ऐसे ही था कि जैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का होता है, एक सरकारी इदारा है और एक जी। प्राइवेट इदारा है। जी। तो रहम में जो टीम थी वो एक प्राइवेट इदारे की तरह बहुत प्रोफेशनल थी। ठीक है। ज़रार में जो था वो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि वहाँ जिस तरह का कल्चर था, जिस तरह का एक क्लास सिस्टम था, सही है। किसी से कोई रवैया है, किसी से कोई रवैया है, तो आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। तो उधर बल्कि बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, क्योंकि मेरे पास ना ड्राइव्स होती थी, अच्छा। मेन ड्राइव्स मेरे पास होती थी। ओके। तो वो मुझे अब सारा दिन ख्वार खज्जल होने के बाद मैंने वो ड्राइव्स प्रोड्यूसर के घर पहुंचानी है। अच्छा। तो वो अब मैं सुबह का गया हुआ हूँ, अगले दिन की सुबह हो गई है। अच्छा। तो अब मैं वो ड्राइव्स पहुंचाने भी जाना है। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में शूट हो रहा है, मेरा घर समनाबाद के करीब घंटे का रास्ता है। तो अब मैं नींद में हूँ, फुल गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव्स भी देनी है। अब मैं अपने आप को चपेड़े मार रहा हूँ कि मैंने किसी तरह जागता रहा हूँ। सही। मुझसे लिटरली गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। तो किसी तरह करके मैं पहुंचा, मैंने बस जाके सो गया, हालांकि मुझे पहुंचानी चाहिए थी, बट मैं इतना नींद में था। अच्छा, आपने ड्राइव नहीं पहुंचाई, अब सो के जाके? मैं जाके सो गया। उठा तो बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी प्रोड्यूसर साहब की, भाई हमारा बंदा ड्राइव लेके चला गया। मेन डाटा ही। मेन डाटा। खैर वो फिर मैंने उनको वापस किया, और लेकिन बहुत मेरा ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब गुजरा। उसके बाद मुआवजा भी नहीं मिला। तो फिर दुख यहाँ पे होता है। दुख ये हुआ, BTS की जी ड्राइव जी, थी मैं ना, समझ गया। वो मेरे पास थी, और उसमें जाहिर है BTS है तो उसमें फिल्म का शूट भी है। तो मुझे था कि मैंने कहा यार ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये जो है ना, मैं ये फुटेज में लीक कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था। अच्छा। तो लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने कहा नहीं यार, छोड़ो यार, हाँ, क्या ethical नहीं किसी लगता। का क्या नुकसान करना, हाँ। कोई बात नहीं, मेरा हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर ऑन ने यूट्यूब का स्टार्ट कहाँ से लिया? इसकी कहानी क्या थी? फिर एकदम ये सारी चीज़ें तो हो गई, फिर यूट्यूब कहाँ से एकदम दिमाग में आया कि ये कर लेता हूँ? और ये डिफ़िकल्ट काम है, जिस तरह से आप कैरेक्टर्स निभाते हैं, और आप हर कैरेक्टर अपने पर कर रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा होता। भाई तो आपके करते रहे हैं एक टाइम आपके साथ, लेकिन एक कैरेक्टर आप कर रहे हैं, दूसरी जगह भी आप बैठे हैं, तीसरी जगह भी आप बैठे हुए हैं, उसको जोड़ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आई थिंक सो। अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ये तो मैंने अब शुरू किया। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, फेसबुक से स्टार्ट किया था, यूट्यूब से नहीं किया था, फेसबुक से स्टार्ट किया। ठीक है। और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही अपलोड कर देता था, और चीज़ वायरल हो जाती थी, मैं खुश हो जाता था। तो 2017 में शुरू किया, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे। उससे कुछ एक आध वीडियो पहले भी बनाई थी, ठीक है। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हुई थी। और तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर जब पॉलिटिकल कंटेंट मेरा वायरल हुआ तो फिर मुझे लगा कि यही करना चाहिए। ठीक उस है। वक्त मेरे साथ मेरा छोटा भाई शेरू भी था। हाँ, तो हम उस वक्त मैं बड़ा इनकंसिस्टेंट काम करता था। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। हाँ, 1-2 महीने में एक वीडियो निकाल ली, बट वो ऐसी वायरल होती थी कि बहुत ज़्यादा। फिर बीच में मैंगोबाज मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर ठीक वो है। काम मेरा स्लो हो गया यूट्यूब का। सही। पहले ही मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैंगोबाज से क्या सीखा? मैंगोबाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले वहाँ। और वही एक प्राइवेट कंपनी थी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छा वक्त गुजरेगा। अच्छा, कितना टाइम किया काम? आई थिंक 1.5 साल तो होंगे। ठीक है। बट बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत कुछ सीखने को तो मिला। बंद क्यों हो गया? आई डोंट नो, मे बी कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। चल तो अच्छा रहा था। अभी भी चल रहा है, बट ये है कि वीडियोस नहीं आ रही उस तरह से। मे बी लोग बिजी हो गए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो। ठीक है। तो इस वजह से वो अब नहीं चल रहा। बट ये है कि
आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एट मैंगो बास। बहुत मज़ा आया और अच्छा अच्छा काम भी किया। सही। बड़े अच्छे मेरे वायरल कंटेंट वहीं से निकले। सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कौन सी वीडियो थी? शबरगम, वो क्या? हाँ 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 हाँ। वो उसकी कहानी क्या थी, वो जो कैरेक्टर करते थे उन दिनों ना वो आपको याद होगा कि वो अभिनंदन साहब आए थे चाय पीने। यस यस यस। वो चाय पीने आए थे, तो उन दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी अदील भट्ट साहब के साथ। अच्छा। और कि किस तरह से ये जो इंडियन मीडिया है किस तरह से शो करता है और किस तरह से वो स्टूपिड एग्जैजरेशंस करता है। ठीक है। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो। और उस वक्त एक और वीडियो मैंने की थी, मौत पड़ गई, बहुत वायरल हुई थी। वो उसकी क्या कॉन्सेप्ट क्या था उसका? उसका कॉन्सेप्ट ये था जो हमें बात बात पे मौत पड़ जाती है, कोई किसी ने काम कह दिया, मौत पड़ गई। अच्छा। हाँ, वेरी नाइस। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसका रीमेक करूँ अपने चैनल पे, वो तो मैंगो बास पे है। सो इंडियन जो कंटेंट था ना वो बहुत उधर से वायरल हुआ। एक और वीडियो थी जब इंडिया न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल्स में हार गया था गालिबन। तो पहली जो वीडियो थी ना मेरी, घातक न्यूज़, अच्छा, वो वहाँ बनाई थी। वो इतनी वायरल हुई, वो अब भी हर साल वायरल हो जाती है। वेरी नाइस। मतलब वो दोबारा अलगोरिथम में आ जाती है और वो लोगं को सजेशन में आ रही होती है। हाँ, जब भी कोई T20 हुआ, कोई वर्ल्ड कप हुआ, कोई मैच चल रहा वो हो। वायरल हो जाती है। और Very लोगों nice. को किस तरह से इंडियन मीडिया स्टूपिड बातें करता है कि ये पाकिस्तान ने साजिश कर। अच्छा, पाकिस्तान और इंडियन मीडिया में डिफरेंस अगर करना चाहें तो क्या है? पाकिस्तानी मीडिया स्टूपिड ऑन के लिए क्या है? पाकिस्तानी मीडिया स्टूपिड नहीं है, यहाँ सेंसेबल है। सेंसिबल है। बाकी आपको पता है कि काली भेड़ें हर जगह ही होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं। ऐसे ही। बट ओवरऑल जो उधर है ना सेंसेशनलिज्म, अगर मैं वर्ड सही बोल रहा हूँ जी, वो बहुत ज़्यादा है उधर। इधर भी है बट उस लेवल पे नहीं है। शुक्र है, सेंसिबल लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री ने हमें दिए हैं, बहुत से जर्नलिस्ट्स हैं। बट ये है कि आपको पता है एक प्रॉब्लम जो ये है कि जब खैर ये भी पूरी दुनिया में ही होता है, मीडिया जब कोई लाइन टो करना शुरू कर दे, कोई लाइन लेना शुरू कर दे, तो फिर वो सही नहीं होता। तो कौन से मुल्क का आपको लगता है मीडिया आज़ाद है? मीडिया मुझे तो लगता है कि किसी मुल्क का शायद आज़ाद ना हो, मे बी यूरोपियन कंट्रीज़ का हो, मे बी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। बट बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं, हमें पता भी नहीं। हम तो आम सा आदमी हूँ मैं, हमें पता नहीं होता। नहीं, मैं भी आम से ही हूँ। हाँ, हम दोनों आम से आदमी हैं। दोनों आम से आदमी। बहुत बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं, हमें जो नज़र आ रहा होता है वर्ल्ड लेवल पर इवन वो होता नहीं है। बहुत पीछे बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात होते हैं ना जो आपको हिला के रख देते हैं, अक्सर उसके पीछे ना कोई सोची समझी प्लानिंग चीज़ होती है। हाँ, जैसे आपको पता है कि अब उस वक्त तो एक बीमारी आई थी, आपको याद होगा, नाम नहीं लूँगा मैं, एक बीमारी आई थी तो दुनिया में पूरी, अब उस पर सब ने कंटेंट बनाया, फिर हर किसी ने टीके लगवाए। हमारे यूट्यूबर सामने आ गए, टीके लगवा रहे हैं, हाँ तुम भी लगवाओ। इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ी कैंपेन की। मुझे पता था शुरू से ही कि ये जो दिख रहा है ये है नहीं ऐसा, और आज वो साबित हो रहा है। आज आप जाके आज वो वैक्सीन सारी, आज आप न्यूज़ पढ़ लें ना जी, जाके न्यूज़ पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि सब बेवकूफ़ बनाते रहे आवाम को, ऐसे ही खाम। तो जिन्होंने टीके ठुकवाए हैं वो एक मजबूरी की वजह से एक लगा ली थी। अच्छा, एक लगवा ली थी। वो मजबूरी क्या थी? वो सैलरी की मजबूरी थी। ओए होए होए, उसके लिए तो कोई भी टीका लगवा सकता है बंदा। पहले टीके लग रहे होते हैं हमें, तो एक लगवा ली, लेकिन जो उसकी दूसरी डोज थी मैंने नहीं लगवाई। और वो जो हमारा जो शहरी समझदार बाशऊर शहरी कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लाइनें लगा के गाड़ियों पे खड़े हुए थे, जी लगवा रहे थे सारे, मैंने किसी को नहीं अपने घर में लगवाने दी। यानी मेरे बीवी बच्चे जो हैं, मैंने कहा नहीं लगाई। हाँ, मैंने कहा नहीं। तो हालांकि हम सबको हो चुका था। आप पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कि वो क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, उसके सिम्टम्स आप बात कर रहे हैं? सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, आफ्टर वैक्सीनेशन और ये सब चीज़ें। नहीं, आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ नहीं हुआ कोई इस तरह की चीज़। कई लोग तो उसके बाद तबीयत खराब हुई, कई लोगों को उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कई लोगों को डेथ्स हुई। तो अब ये बाहर से खबरें आ रही हैं। हाँ, तो खैर कुछ लोगों ने हमारी फैमिली में भी लगवाई। लेकिन मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, मैंने तो एक लगवाई थी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, वापस हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब का आगाज़ होता है 2017 में और उसके बाद आपने कंटेंट शुरू कर दिया। अच्छा, पॉलिटिकल कंटेंट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से जुड़े रहना पड़ता होगा, तो आपका खबरों में इंटरेस्ट था और पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही होती थी, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी जितनी भी हम लोगों के देखने में मिलती है पाकिस्तान में, तो अनस्टेबिलिटी ही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें देखने को मिलती है चीज़ें डिफरेंट, टीवी चैनल्स पे हमें पता चलता है, हम भी देखते हैं। तो आप बताएं। नहीं, इंस्टेबिलिटी तो आप अपने घर में ही देख लें, आसपास देख लें, इंस्टेबिलिटी है, वो तो नजर आ रही है। नो डाउट है। हाँ। फिर उसमें रहते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंटेंट से किस तरह जुड़े रहते थे? कंटेंट से देखिए, पहले तो ड्राई होता है ये भी मेरे लिए नहीं है।
अब हर किसी का ना अपना एक ज़ाहिर है। वही कह रहा हूँ, हाँ, तो मुझे तो शौक था। पूछना यही चाह रहा था। हाँ, मुझे तो शौक था और मैं पहले हम टीवी देखते थे। हम्म, अब खैर टीवी कोई नहीं देखता। अब बहुत से लोग नहीं देखते टीवी। एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी टीवी देखती देखती है। है, बट जितने भी जिनके पास मोबाइल है, हाँ, नौजवान तबका टीवी है। अब मोबाइल पे आ गया ना इन हाँ, शॉर्ट। बिल्कुल ये भी है। और तो वो टीवी नहीं देखते, अब वही चीज़ मोबाइल पे देख लेते हैं। ट्विटर है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ज़रिया है। वीपीएन यूज़ करते हैं? अभी तो बैन है। वीपीएन यूज़ करते हैं? मैं ट्विटर चलाता हूँ। मैं ट्विटर चलाता हूँ। तो वीपीएन तो हर कोई यूज़ कर रहा है। हम्म, वीपीएन तो आप क्या क्या कहते हैं, अगर आपका कोई मुल्क का कोई सरबराह है, सारे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, पीएम सीएम सब यूज़ कर रहे हैं। ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वीपीएन यूज़ कर रहा है। वीपीएन लगा के यूज़ कर रहे हैं वो लोग भी। देखें ज़रा, इतनी क्या वैसे ज़रूरत पड़ी कि वीपीएन लगाना पड़ गया हम लोगों को? वैसे आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न हो सकती है? वीपीएन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो चल नहीं रहा वीपीएन के बगैर। वही मैं पूछ रहा हूँ कि बंद करने की क्या वजह थी, वैसे उस पर क्या ऐसा था? देखें, इंफॉर्मेशन एक हथियार है। इंफॉर्मेशन डेटा। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। सो जाहिर है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली। यूट्यूब से कितने पैसे कमाए ऑन अली खोसा ने? कोई हिसाब नहीं है, फिर भी मैंने कभी गिना ही नहीं। ना करें। कभी नहीं गिना। कोई होता है ना मंथली इतना मैंने टर्नओवर किया है, कुछ मंथली ना भी करें, टोटल 2017 से अभी 2024 तक ये बनते हैं तकरीबन 7 साल। हाँ, 7 साल में ऑन अली खोसा की क्या कंडीशन रही फाइनेंशियली? एफबीआर ने कभी पूछा कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये मामलात कभी हुए ऑन नहीं, के क्योंकि साथ? पैसा है ही नहीं। एफबीआर यूट्यूब ने क्या से तो पूछना है? लोगों ने, आप देखते नहीं डेली तो व्लॉगिंग? मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ ना। हमारा तो कोई यानी करीब भी नहीं हम जा सकते डेली व्लॉगिंग क्यों? के, क्योंकि डेली व्लॉग में बहुत ज़्यादा पैसा है। आप जो कंटेंट बनाते हैं उसमें पैसा नहीं है? नहीं, उसमें पैसा नहीं है, क्योंकि एक तो मैं लॉन्गर कंटेंट नहीं बनाता। ठीक है, आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हाँ, हैं? शॉर्ट वो रील्स तो नहीं है, बट ये है कि 3 मिनट 3.5 मिनट एवरेज मेरी वीडियो की ड्यूरेशन होती है। और उसमें यानी वो फेसबुक फ्रेंडली तो है, ठीक है, बट वो यूट्यूब फ्रेंडली नहीं है। फिर भी कोई बंदा कहता है ना मैंने 7 साल में इतने पैसे कमाए। मैंने ऑडियंस के लिए जो लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूथ हमारी एक बड़ी जो है ना वो कह रही है अब यूट्यूबर बनना है, उसमें पैसे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छा है, अल्लाह ताला उनको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मेहनत के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और मोटिवेशन होती है। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ ताकि ऑडियंस जो हमारी हमें देखती है पॉडकास्ट में, जो आप लोगों को देखती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो कुछ सीखना भी चाहती है और हम उनको बैठे ही इसलिए हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ सिखा दें या कुछ ना कुछ हम इनपुट दे सकें अपनी ज़िंदगियों में से उनके लिए। तो थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा प्राइमरी गोल कुछ और है, पैसा थोड़ा सेकेंडरी है। ठीक पहले है, नंबर पे मेरा कंटेंट है, ठीक है, जो मैंने बनाना है मैंने वही बनाना है। तो मैं पैसे की खातिर उसको चेंज नहीं कर सकता। हालांकि यार पैसे कमाना किसका दिल नहीं करता, मेरा भी सबका करता दिल है। मेरा भी दिल करता है मैं भी डेली व्लॉगर्स की तरह करोड़ 1.5 कमाऊं। हाँ, लेकिन एक अंदर कोई आपके एक ज़मीर भी होता है। यानी ये नहीं कह रहा कि मैं वो कुछ बुरा कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बट जी, हम उस पे आते हैं। हाँ, उस पे आते हैं। बट मेरा ये गोल है, प्राइमरी गोल मेरा कंटेंट है। सही, उस पे मुझे मेरा ज़मीर झंझोड़ता रहता है कि ये काम पहले करना है और पैसा उससे आ रहा है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो मेरे कंटेंट में तो एज सच इतना नहीं है, ठीक है, गुजारा है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, बाकी नसीब की भी कुछ गेम्स होती हैं। यस, ये नसीब की बात होती है, आपके नसीब में है, आप के नसीब में है तो आपको मिलना उतना ही है। आप ये कर लें या वो कर लें। सही बात अच्छा, है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। पहले मेरा एक प्लेटफॉर्म मोनेटाइज था, बाद में 2 हो गए, जी, ठीक है, फिर 3 हो गए। अच्छा, हुआ क्या, एक से इतने, अगर एक से आ रहा है, फ़र्ज़ करें $500 आ रहा है एक से, जब 3 हो गए तो वही 500 डिवाइड हो गए 3 पे। तो ये चीज़ है। ओके, तो ये वो साहिल अदीम साहब ने भी एक बात की थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि टैंकी जो है ना, टैंकी में पानी उतना ही है, टूटियाँ तुम 10 भी लगा लो तो पानी तो उतना ही है, पानी उतना ही आना है। तो ये एक चीज़ है। बहरहाल आपको इससे डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर आपका गोल पैसा है, ठीक है, अगर आपका प्राइमरी गोल पैसा है, आपने मेरी बातों से डिस्करेज नहीं होना। हाँ, क्योंकि उनका गोल कुछ और है, वो कह रहे हैं मेरा सेकेंडरी है ये, हाँ, जो पैसा पूसा है मामला, हाँ, मेरा वो गोल नहीं है, मेरा कुछ और गोल है। मे बी मेरा गोल बदल जाए तो मैं फिर चेंज कर लूंगा, स्ट्रेटजी चेंज कर लूंगा। बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपने डिस्करेज नहीं होना। हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप मेरे जैसा काम करें, आपको बहुत मिल रहा हो,
ये तो नसीब की बात है। ये तो नसीब की बात है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसे को प्राइमरी गोल ना बनाएं। ठीक है। वो हमने 3 इडियट्स भी देखी थी ना जी। कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, ऐसा ही है, सक्सेस झक मारती भी पीछे आ जाएगी। तो आपने एक्सीलेंस के पीछे भागना। क्या खूबसूरत बात है कि एक्सीलेंस के पीछे भागना है ताकि सक्सेस आपके पीछे भागती हुई आए झक की तरह। खूबसूरत बात है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि अब जो आजकल यूट्यूब के ट्रेंड्स हैं उसको किस तरह से देखते हैं। डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, ये सब मामला जो चल पड़े हैं पाकिस्तान में खुसूसन। इंडिया में बहुत शायद कम लोग इस तरह से कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हर चीज़ अपने कंटेंट क्रिएटर्स दिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने कैमकॉर्डर लिया था बचपन में, तो कैमकॉर्डर मैंने बहुत चेंज भी किए थे बाद में। तो मैं उस वक्त डेली व्लॉगिंग भी करता था। हाँ, उस टाइम यानी जब एक कंप्यूटर भी नहीं होते थे। ठीक है। तो उस टाइम मैं करता था, कोई फैमिली ट्रिप है, कोई शादियां हो रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा करता था व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग नहीं, जब भी कोई इवेंट आया तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने कज़न के साथ। तो पड़ी है वो आज भी, कभी उन्हें अपलोड भी कर दूँ शायद। ज़रूर करें, हम देखना चाहेंगे। लेकिन पता है बात क्या, देखें मैं जो आजकल देख रहा हूँ ना डेली व्लॉगर्स पर, अब मैं थोड़ा ट्रेंड से हट के बात कर रहा हूँ। हाँ जी। यार इतना नहीं करना चाहिए जितना उनके पीछे हाथ धोकर हम पड़ गए हैं ना। हाँ। इतना नहीं पड़ना चाहिए। देखें उन्होंने क्या मुल्क लूटा है? नहीं। क्या हमारे पैसे लूटे हैं? नहीं। क्या टैक्स के पैसे खा गए हैं वो? नहीं। हमें उन चोर, जो इतने बड़े बड़े चोर हैं, उन पे वो गुस्सा नहीं है अवाम को। वो सारा गुस्सा डेली व्लॉगिंग पे आ रहा है, हालांकि उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब वो भी एक साहब थे, वो एक एक्टर है, उन्होंने कहा था फैमिली बेच रहे हैं। हाँ। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि भाई वो अपनी फैमिली बेच रहे हैं, आप दूसरों की फैमिली बेच रहे हैं। तो किसी जो शख्स मीडिया में काम कर रहा हो, फिल्म्स में काम कर रहा हो, जो फिल्म्स में काम कर रहा हो और फिर लड़की बारिश के नीचे नहा रही हो, उसको तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि फुला अपनी फैमिली बेच रहा है। हाँ। ये बात बनती ही नहीं बनती। मेरा ये पॉइंट है कि यार ये बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। नहीं, कोई अधेड़ उम्र के कोई बुजुर्ग तो डेली कब्र में जिनके पैर लटके हुए हों, ऐसे सियासतदान जो मुल्क को लूट के खा गए, वो तो नहीं है ना। ऐसे ही है। आपका पैसा तो नहीं खाया ना। हाँ। तो हमने एक फैसला कर लें, इनकी इस्लाह करनी है या इनको जलील करना। मकसद क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए कि इस्लाह करनी है। इस्लाह कभी भी ऐसे नहीं होती। अच्छा, अगर आप मेरे कंटेंट को देखें, आपको लगेगा यार ये पॉलिटिशियंस के बहुत पीछे पड़ा रहता है। वो बात और है, उन्होंने हमारा पैसा लूटा है। इस मुल्क का गरीब पिस रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नो डाउट। इसीलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है उधर। इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं बनता। इनको इस्लाह करनी है तो फिर इस्लाह का तरीका दूसरा है, इनको प्यार से समझाएं। मैं कहीं और बैठा हुआ था, मैंने बात की कि देखें, मैं इनसे डायरेक्ट मुखातिब होता हूं, मैं इनसे कहता हूं कि यार आप हमारे हो, पाकिस्तानी हो, हमारे भाई हो, बहन हो, सिस्टोलॉजी है, डकी है, रजब भट्ट जो भी है। मैं आपसे कहता हूं कि ये मुझे पता है कि आपकी जो व्लॉग से इम्पैक्ट हो रहा है वो नेगेटिव है, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बच्चे हैं जी। बच्चे जो इस वक्त सीख रहे हैं ना आपसे, मैं उसको इनकरेज नहीं कर सकता। मैं सीधी लफ्जों में बात कहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा मेरा बेटा देखे, मेरी बेटी देखे डेली व्लॉग, सीधी सी बात। ठीक है। इससे ज्यादा मैं हार्श नहीं, एग्जांपल बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे देखें, इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैं इनसे कहता हूं कि थोड़ा सा चेंज कर लें। आप व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में कोई ऐसी चीज ले आएं, किसी दिन आप चैरिटी कर लें। हाँ। किसी दिन आप कुछ अच्छे मैसेजेस जिसमें हो आपके पूरे व्लॉग में। कराची के बीच पे जाएं, आज हम यहाँ सफाई करने आए हैं। ठीक है, इस तरह के काम क्यों नहीं हो सकते? कोई हफ्ते में 6 दिन में 7 दिन में आप 7 निकालते हैं, 7 व्लॉग, एक दो ऐसे किसी दिन ईदी सेंटर चले जाएं, बच्चों के साथ टाइम गुजार लें, ताकि वो मैसेज तो मिले ना। बिल्कुल, मैं इससे ज्यादा हार्श नहीं होऊंगा। ठीक है, बाकी प्यार से इनको समझाना चाहिए। सही बात है। दूसरा मेरा मैसेज है बाकी अवाम को जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं उनको भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था जिसको एतराज है वो खुद डेली व्लॉगर बन जाए। हमें डेली व्लॉगर्स की जरूरत है। अच्छा, सब डेली व्लॉगिंग करो, लेकिन उसमें वो काम ना करो जो आपको नापसंद है। आप इसमें जिद्दत लेके आओ। सही बात है। आप डेली व्लॉगिंग को एक नया रूप दो, और इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिला तो मैं भी, हो सकता है मैं डेली व्लॉगिंग करूं, बट प्लान है इन फ्यूचर, हो सकता है, क्योंकि निस्बतन एक लो एफर्ट है। हाँ, आपने मतलब अपनी डेली रूटीन और जो चीजें आप जो काम है ना, इंतहाई मुश्किल है। आपका काम, ये काम बहुत आसान है। हो सकता है। आपका कोई मेंटोर है जो आपने ये कंटेंट शुरू कर दिया सारा यूट्यूब वगैरह पे?
नहीं, मैं तो आपको जैसे पता है कि बचपन से ही जब कैमरा मैंने ख़रीदा था ना पहला, जब व्हेन आई वाज इन 7th 8th ग्रेड, तब से ही मैं घर में ही यही हरकतें करता रहता था। ठीक है। कज़न्स के साथ मिलके शॉर्ट फिल्म्स, कॉमेडी करना। हम्म, बट ये है कि अब जो मैंने काम शुरू किया, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स ने मुझे इंस्पायर किया, इस मुल्क के प्रॉब्लम्स ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये काम करूँ। और लेकिन अब जब भी मैं, अगर आप कुछ इंस्पिरेशन की बात करें, तो जब भी मेरा अपना मूड होता है ना हंसने का, तो कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ। कौन कौन? मुझे जो पर्सनली पसंद है, वैसे तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मुझे हंसाते हैं ना, ये दानिश अली साहब हैं, अच्छा, और अब दुबई हैं गालिबन। दुबई चले गए, मूव कर गए। लेम ब्राउन डूड हैं, ठीक है। सुफियान नाम है शायद उनका। ठीक है। वो बड़ा सा, वो उनकी भी कॉमेडी मुझे पसंद है। ये नहीं कि बाकियों की बुरी है, ठीक है, मुझे उनका पसंद आपको पसंद है हाँ, मुझे कंटेंट। इंटरेस्ट है, मेरे जैसे थोड़ी ठीक मिलती है। जुलती है, उसके अलावा सार्कास्टिक है। और अगर हम इंडिया में जाएं तो AIB से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ आज भी, क्योंकि अब तो वो बंद हो चुका है, बट अभी भी मैं उसकी पुरानी एपिसोड्स देख लेता हूँ। और इंडिया में बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं ठीक है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर किसी को टॉप रैंक करता हूँ ना, तो वो SNL है, सैटरडे नाइट लाइव। अच्छा जी। जिससे इंस्पायर होके एक्चुअली 50-50 बनाया गया था। ओके, आज भी वो चल रहा है SNL। तो 50-50 जैसा कंटेंट दोबारा क्यों नहीं हमें देखने को मिला आई डोंट पाकिस्तान नो, में? आई थिंक होना चाहिए। वो क्या अनवर मकसूद साहब और वो होते तो शोएब मंसूर साहब, फिर- आई गेस। हाँ, हाँ, वो होना चाहिए, उस तरह का कंटेंट होना चाहिए। आई डोंट नो सैटायर पे इतना काम क्यों नहीं हो रहा? स्टैंड अप काम नहीं कॉमेडी हुआ। पे तो काम हो रहा है अब काफी। रेस्टोरेंट पे भी हम देखते हैं कोई ना कोई सीन चल रहे होते हैं, इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से हमें 50-50 जैसा प्रोग्राम क्यों नहीं मिल रहा अब? आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है। होना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी, बहुत से ऐसे हीरे हैं जो छुपे हुए हैं। बहुत से, कभी आप फीड में ऐसे चैनल देख लेते हैं जो आप सोचते हैं यार ये कहाँ था अभी तक। हाँ, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे ही है। तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद ठीक है, सामने आ जाएंगे। ओके। इकरार भाई वाली वीडियो बनाई थी आपने कि इकरार भाई कैसे छापा मारते हैं, इकरारुल हसन की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद इकरार भाई ने कोई आपको कॉल शॉल के मैसेज किया? नहीं, इकरार साहब ने नहीं। एक मैं किसी टीवी चैनल पर गया था, वो कोई जॉब ऑफर कर रहे थे, सो उधर मैं गया था, तो उधर मुझे एक शख्स मिला, उन्होंने बताया कि इकरार साहब ने देखी है, वो इससे खुश हुए। अच्छा। हाँ, तो मेरी उनसे मैसेजिंग होती रही है, ट्विटर पर एक आध दफ़ा हुई है। हाँ, तो उन्होंने मेरे कंटेंट को सराहा, और उनके काम को तो खैर, मैं तो उनके काम को, जो उनका सरेआम है, मैं तो उसको जिहाद समझता हूँ, जो वो काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा नेक काम है, बड़ा अच्छा काम है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि सोशल मीडिया, जो नौजवान कौम है हमारी, जितनी भी यूथ है, उसको बदतहजीबी सिखाई जा रही है। यार मुझे इसकी समझ नहीं आई। सोशल मीडिया क्या है? कोई इंसान है जो सिखा रहा है? कोई टीचर है, वो खड़ा हो गया सामने, वो ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहा है कि बदतहजीबी, बी फॉर बदतहजीबी। सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इज़ अ टूल। जैसे हथौड़ा है, जैसे कैंची है, यस, उसका इस्तेमाल तो हमने ही करना है ना। तो सोशल मीडिया खुद से आपको कुछ नहीं सिखा सकता। असल प्रॉब्लम ये है कि हम ना, क्योंकि हमारे माशरे में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सियासतदानों के दिए हुए जो दाग हैं इस आवाम को, जो उन्होंने गम दिए हैं, जो ज़ख्म दिए हैं, वो जब आवाम फटती है, तो फिर आप बजाय इसके कि आप अपने अंदर झांकें, अपने गिरबान में झांकें, हमसे क्या गलती हुई है, आप कहते हैं सोशल मीडिया ख़राब है, ये ख़राब कर रहा है। बिल्कुल। हालांकि प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट किए हुए हैं। मुझे बताएं, ये जो नौजवान है बेचारा, इसको क्या मिलता है इस मुल्क में? इसको तालीम में जाए तो वहाँ बेचारा, इसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। ये हस्पताल में जाए तो उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये जब एयरपोर्ट्स पे जाता है तो इसके पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। ये बाहर जाता है तो वहाँ इसकी इज़्ज़त नहीं होती। तो फिर जब वो फ्रस्ट्रेशन निकालता है, महंगाई आप देखें, बिजली के बिल देखें, आप पेट्रोल का रेट देख लें, आप ग्रोसरी का रेट देख लें, जब वो इंसान सोशल मीडिया पे फटता है, तो फिर आप कहते हैं सोशल मीडिया बदतहजीबी सिखा रहा है। उस बेचारे का क्या कसूर है? ठीक है, मैं कभी भी डिफेंड नहीं कर सकता, मेरे अपने कंटेंट में बदतहजीबी नहीं होती, ठीक है। बिलो द बेल्ट में कंटेंट नहीं बनाता, सब जानते हैं। नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन को भी आपको समझना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी बात जी, तालीम। क्या आपने अपनी आवाम को एजुकेट किया है? क्या आप तालीम पे बजट लगाते हैं? आप तो बजट ही नहीं लगाते, तो फिर आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी आवाम बाशऊर होगी, समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी? सीधी सी बात है, फिर बजट नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो इस तरह से नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बेटा भी सुना है मैंने बड़ा फनकार टाइप सा है आपका, आप पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा बेटा जो है वो वीडियोस में आ चुका है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। अच्छा जी। हाँ, और लेकिन आपको पता है ये नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है।
तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि यार मैं उसको 1-2 वीडियोस में तो लाया हुआ हूँ, और लेकिन एज़ अ फादर आपको सोचना पड़ता है कि क्या इसके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे होगा, चाइल्ड स्टार जो बन जाते हैं जी। उनके प्रॉब्लम्स। तो मैं उस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज हूँ, हालांकि अभी एक इसमें चाइल्ड स्टार पीछे बना था, वो बच्चा वो हुंजा वाला। हुंजा वाला, हाँ 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 तो वो भी अब नजर नहीं आ रहा दोबारा से। हाँ वो लेकिन क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है लाइक एज अ चाइल्ड स्टार? यार देखें, आई डोंट नो, मुझे सही तरह पता नहीं है। मे बी देखें, हर चीज़ की एक उम्र होती है, ठीक है। मे बी फेम की भी एक उम्र होती है जब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। एक बच्चा जो छोटा है वो मे बी फेम को हैंडल ना कर सके। आपको याद होगा वो जो चाइल्ड स्टार था, वो हुंजा का, शिराजी जो व्लॉगर था। अब देखें, एक वक्त आया कि उसके फादर ने कहा कि बच्चा हमारा अब डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात अब डिफरेंट हो रहे हैं, जी, उसका बिहेवियर बदल रहा बदल रहा है, है। ये प्रॉब्लम है। बिहेवियरल चेंजेस। लेकिन अब मैंने उस पर वीडियो बनाई, पूरे पाकिस्तान ने उनको दाद दी कि भाई वाओ, क्या बाप है यार, पैसों को लात मार के तो बच्चे के बिहेवियर पे उन्होंने इसको जो है इससे हटा दिया। वो हफ्ते बाद ही वापस आ गए। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। पैसे का जाहिर है, पैसे की अट्रैक्शन ही ऐसी है, ऐसे ही है। हो सकता है मैं होता मैं भी शायद यही डिसीजन लेता। बिल्कुल सही कौन कह कह रहे हैं। सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आगे आपका प्लान है पाकिस्तान में रहने का या पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचा है? जिस तरह आपने कहा पैट्रियोटिक होके मैं वापस आ गया था। यार देखें, अब तो मौका शायद नहीं है, और बाहर देखें, मैं बाहर होकर आया हूँ, बाहर भी हालात कुछ आजकल अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाहर जाकर, वैसे तो वही बात है, नसीब की बात है, बाहर जाकर लोग धक्के भी खा रहे हैं, बाहर जाकर लोग सेटल भी हो डॉलरों में कमा रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के दिनों में गए हैं और उनका नसीब ऐसा मतलब अच्छा हुआ है माशाल्लाह। कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छे हालात में जाते हैं बट उनका कुछ नहीं बनता। वो तो भाई रिस्क का तो वादा अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, तो रिस्क की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो तो आपने ऊपर अपना वाले गोल, ने कह दिया कि ये मेरा काम है, हाँ, तुसी अपना काम करो। हाँ, आपने अपना गोल देखना है। गोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं, मेरा बेटा डिसाइड करता है मैंने नासा में जाना है, अब मैं तो उसको पाकिस्तान में, जाहिर है उसको बाहर भेजना है मैंने। बिल्कुल सही। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी आपके गोल्स होने चाहिए। गोल्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा वहाँ जाकर मैं गटर साफ करूँगा तो मुझे पैसे इतने, ये बहुत छोटा गोल है। गोल्स को बड़ा करें। ठीक हो गया। कुछ कंट्रीब्यूट करें। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी। तो क्या ऑन को कभी मोहब्बत नहीं हुई? अच्छा। मैंने वापस घर भी जाना है। ये आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। हाँ, और ये आपने, इतना तो हमारा हक बनता है। आपने एक और खतरनाक सवाल की बात की थी, मैंने कहा था वो नहीं करना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर बताएं हमें कि ऑन को कभी मोहब्बत हुई? यार देखें, ये तो अब हर इंसान की लाइफ में होता ही है। शर्मीले से तो आप हैं, शायद शर्मीला तो मैं बहुत हूँ। तो फिर मोहब्बत किस तरह, इजहार किस तरह कर दिया मोहब्बत? यार अब मैं अब क्या बताऊं, शर्मा रहे हैं अभी भी आप। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन कौन देखेगा। तो ये आप देखें, ये तो एक बात है कि जो हो गया गुजर गया वो तो अब। हाँ, ऑन भाई, हाँ, अब तो माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, माशाल्लाह भाभी हैं हमारी, हाँ, और आप माशाल्लाह एज अ फैमिली सब बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन आपको कभी प्यार हुआ? देखें, प्यार, मैं तो बचपन से आई वाज वेरी क्लियर कि ये प्यार, सोच लिया आपने जवाब? टाइम अच्छा ले लेते आप। देखें, आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, बचपन से ही मुझे पता था कि ये प्यार व्यार ये सब फिल्मी बातें, अच्छा, इनका कोई फिर भी हो गया, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बट ये है कि आप जिसे प्यार कह रहे हैं, यानी जो अट्रैक्शन, वो तो हर कोई इस फेज से गुजरता ही है। तो कभी जज्बाती हुए कोई? यार अब आप और इसमें अंदर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अब सतह पे रहें बस। तो खैर, मुझे ये पता था कि ये कोई जो है ना, ये बस एक फेज है। अच्छा, ऑन भाई, आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप टैंकी पे चढ़े होते हैं और पाइप वाला सीन, वो क्या स्टोरी थी उसकी? बड़ी वायरल गई थी वो मैंगो बाज का जो बिल्डिंग जिसमें हम ऑफिस था, उसकी छत थी वो। अच्छा। और ऊपर हमको छत के ऊपर एक पानी की टैंकी थी, उस टैंकी के ऊपर मैं और फरवा थी, वो हम शूट कर रहे थे एक सीन। तो उसके बाद उसके बाद अब मैं उतर रहा था, हाँ, पानी का पाइप पकड़ के। यार अब जो मैं हरकत करना चाह रहा था ना, वो नहीं पोल से जो
हाँ पोल पोल डांस होता है। हाँ, मैं कुछ वो करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। यानी मेरा इरादा था कि मैं इधर से इधर आ जाऊंगा पोल हाँ। के, यूं ऐसे सॉरी मतलब यूं ऐसे करता हुआ मैं इधर आ जाऊंगा। हाँ। तो वो जो मैंने ऐसे छलांग लगाई तो पोल मेरे हाथ में आ गया ओ तेरी और खैर। नीचे लोहा था, लोहे के ऊपर मैं गिरा, शुक्र है मेरी हड्डियां बच गई। अल्लाह और तो पाइप ही टूट गया। पाइप टूट गया, पानी निकलना शुरू हो गया। और अदील भट्ट साहब जो मेरे साथ थे, वो हंस हंस के, वो पता नहीं कैसे नीचे पहुंचे, सीढ़ियों पे बैठते हुए वो नीचे उतरे हंस हंस के। और उसका सांस बेचारे का खत्म हो गया, वो बता नहीं पा रहा था कि ऊपर क्या हुआ। ऊपर सीन क्या हुआ, नीचे जो। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि तो फैन जो मूवमेंट। सीईओ थे, अच्छा जी, उन्होंने पहला सवाल किया, इज ऑन ऑल राइट। यहाँ से दोबारा आएगा सीईओ थे ताकि वो जुड़ जाए। अच्छा, जो सीईओ थे, उनका पहला मैसेज आया, व्हाट्सएप ग्रुप था ना हमारा, इज ऑन ऑल राइट। सबने कहा यस। उन्होंने कहा नुकसान कितना हुआ दूसरा क्वेश्चन। वाह, वेरी नाइस। अब भी जो मेरे दोस्त हैं मैंगो बास के और अदील भट्ट खास तौर पे, हाँ। हर बर्थडे पे वो इंस्टाग्राम स्टोरी में मुझे वो वीडियो टैग कर देते टैग कर देते टैग कर देते हैं। चलो ये याद दहानी तो रहती है ना आपको। फिर अच्छा कोई ऑन फैन मूवमेंट हुआ? फैन मोमेंट आए रोज होते रहते हैं। कुछ और अजीबो गरीब सा? अजीबो गरीब तो मैं नहीं कहूँगा। ये है कि एक तो लोग सेल्फीज लेते हैं साथ, लोग लोग सल्यूट करते हैं कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लोग बहुत इज्जत देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी फैंस मिलते हैं इंतहाई बाशऊर पढ़े लिखे मिलते हैं। वेरी नाइस। और दूसरी बात ये कि जो कमेंट सेक्शन में जो उनकी बात मुझे अच्छी लगती है ना, मेरे लिए क्या अच्छा होता है, मेरे लिए अच्छा होता है कि जब कोई फ़ैन मुझे कहता है कि आपकी वीडियोस फ़नी तो हैं लेकिन उसमें जो मैसेज होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। यस। ये सुन कर ना मेरे दिल को वो ना पूरा हो जाता है कि ठंड यार पड़ जाती कि है। काम मेरा हो गया है। हाँ, और कुछ कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब लोग अनवर मकसूद साहब से मिलाते हैं, मोइन अख्तर साहब से मिलाते हैं कि आप वैसा काम कर रहे हैं, हालांकि मैं उनके बराबर भी नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं हूँ। बट ये है कि लोग जब मिलाते हैं ना कि आप उस तरह का कंटेंट कर रहे हैं, यस। तो मुझे आई फील रियली प्राउड। माशाल्लाह। और एक मुझे स्पेसिफिक एक कमेंट मुझे याद है जिस पे मैं रो पड़ा था। अच्छा। पढ़ के तो एक लड़के ने मुझे कहा कि मेरे फादर जो है ना वो आपको वीडियोस देखा करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह क्या बात है, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। इंशाल्लाह। और ऑन भाई कोई हमारी यूथ के लिए कोई आखिरी मैसेज, कोई हमारे सुनो डिजिटल के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? सुनो डिजिटल के लिए ये मैसेज है कि सच को आम करें, सच फैलाते रहें, और आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। और आवाम को ये मैसेज है कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसको दिल से करें, और ख्वाब बड़ा देखें, और बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पे मत जाएं, बड़े ख्वाब देखें, तभी आप उनको अचीव कर सकेंगे। और एक दफ़ा जब आप ये अपना गोल सेट कर लें तो फिर उस पर आप डट जाएं, उस पर अड़ जाएं, उसको अपनी ज़िद बना लें, और फिर अल्लाह पे आप यकीन रखें, अंधा यकीन रखें कि मेरे अल्लाह ने चाहना होगा तो पहुँचा देगा, अगर नहीं तो फिर नहीं, फिर कुछ और कर लें, लेकिन हिम्मत आपने नहीं छोड़नी। सुनो डिजिटल की 90% ऑडियंस ऐसी है जो हमें देखती है, हमारे कंटेंट को पसंद करती है, और अगर हम उनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।